अभी यूसीसी की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने आर्टिकल 44 में फॉर्मुलेट किया था, जिसके अंदर जो भी हमारे पर्सनल लॉज जो हैं उनको यूनिफॉर्म करने का डायरेक्शन जो है वो दिया गया था। इसके ऊपर बात इसलिए चल रही है क्योंकि टाइम एंड अगेन हमारी गवर्नमेंट्स इस चीज़ के इस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रही हैं कि जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो लॉज हैं, जैसे कि मैरिज लॉज हो गए, डिवोर्स लॉज हो गए, अडॉप्शन रिलेटेड लॉज हो गए, वो सभी रिलीजन के लिए हम यूनिफॉर्म कर दें। तो इसलिए यूसीसी अगेन न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसको लागू करने में? और कुछ स्टेट्स ने है वो इसको लागू भी कर दिया जी है। सर। तो गोवा, जैसे कि गोवा में ये शुरू से ही इम्प्लीमेंटेड रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्सिटी होने की वजह से हम कोई भी ड्रास्टिक स्टेप जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि सभी कम्युनिटीज़ या सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उसे एक ही तरीके से एक्सेप्ट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए इसमें ग्रेजुअल रिफॉर्म्स या ग्रेजुअली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रंप के जीतने के बाद में जो अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो प्रभावित कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस टेक ओवर करने के बाद उन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ से बाहर होना या फिर टैरिफ्स लगाना कनाडा, मेक्सिको, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। ये डेफिनेटली बहुत इराटिक डिसीजंस हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम ग्रेजुअल डिसीजंस या वेल थॉट डिसीजंस एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ डेमोक्रेसी लाइक यूएस। तो इससे ग्लोबल ऑर्डर डेफिनेटली अफेक्ट होगा, बिकॉज ये डिसीजंस एक्सपेक्टेड नहीं थे। क्योंकि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो इंडियन कैपिटल मार्केट पे आया और एकदम से है वो काफ़ी सेंसेक्स जो है इसका काफ़ी डाउन हो गया। जी इसके क्या कारण रहे? सर, यूएस जो है वो एक कंजर्वेटिव पॉलिसी जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट्स को अपने कैपिटल मार्केट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ वाई द टैरिफ बैन ऑन इंडिया ऑल्सो, द टैरिफ रेज ऑन इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ से जो है बहुत जल्दी लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो निकाल करके वापस से यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से ड्रास्टिक ड्रॉप आया। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जब फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन कॉर्पोरेशंस इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट। ये बांग्लादेश क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? बांग्लादेश क्राइसिस सर एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ अनस्टेबल अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी भी अफेक्ट हो रही है और वहाँ पर एक सोशो इकोनॉमिक टर्मोइल की सिचुएशन। कौन लीड कर रहा है अभी? प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ पे बांग्लादेश में? तो लास्ट प्राइम मिनिस्टर तो मैडम शेख हसीना थी, जिनको रिमूव कर दिया गया था एज द उसको है वो ऑफिशियल। कहाँ शरण कहाँ दी है? यहीं इंडिया में ही दी थी। क्यों दिया गया है इंडिया में, जब इंडियंस के साथ में वहाँ पे बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है? इंडियंस को है वो टोटल ही है वो निशाना इंडियंस को बनाया जा रहा है वहाँ पे, जी सर। हिंदूज को बनाया जा रहा है। और उनकी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हमने यहाँ पे शरण दे रखी है। तो आई थिंक दीज आर मैटर्स ऑफ हायर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इंडिया बांग्लादेश की जो डिप्लोमेसी है उसी के चलते इंडियन हायर ऑफिशियल्स ने अब इस चीज़ फ्रेंड को। रहे हैं ये तो बहुत, जी बांग्लादेश और इंडिया के तो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो सर, आपका वहाँ क्वेश्चन ये है कि हमने उनको क्यों हाँ शेल्टर क्यों दिया है? यहाँ रख रखा है हमने जो सर अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है ये नहीं पता? फिलहाल जो है सर, मैं आई एम सॉरी सर, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा अच्छा रही अच्छा हूँ। अच्छा। ये जुडिशरी में भी अभी बहुत बड़े करप्शन की बात चल रही है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। जी सर। इसको आप कैसे देखते हैं जी? आपने तो मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है ना? तो माय ओपिनियन ऑन दिस हाँ। सर, आई थिंक आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो जो अभी रिसेंटली जो फायर केस हुआ है दिल्ली के एक जज के घर में, और वहाँ पर एक बहुत ही अन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मिला है, की वजह से क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं।